students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 15, sound of standard 7th, and this is my first part. The topics that I am going to cover in this chapter are about the sound, sound waves, characteristics of sound, and sound travels in different mediums. So what is the sound? Sound का मतलब क्या होता है? तो sound plays an important role in our lives. It helps us to communicate with each other, क्योंकि हम बात करके ही तो communicate करते हैं. We hear a variety of sound every day. अलग अलग टाइप्स के हमको साउंड सुनाई देते हैं. कैसे कैसे साउंड सुनाई देते हैं हमको? द रिंगिंग ऑफ अलार्म, अलार्म बजता है आपका. द रस्टलिंग ऑफ द लीव्स, लीव्स जब हिलती है तब आवाज़ आती है, वो सुनाई देता है. द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स आवाज़ करती है. मतलब ये सारे जो है वो सारे दे आर कंसिडर्ड एज अ सोर्सेस ऑफ साउंड. तो साउंड का मतलब क्या होता है? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट. कुछ भी वाइब्रेट होता है, कुछ भी शेक होता है, कुछ भी मोशन में आता है, तब साउंड प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है. इफ़ यू प्लग अ स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार और अ वायलिन, आपने गिटार और वायलिन शायद देखा होगा, तो उसका अगर आप वायर स्ट्रक करते हो तो इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड. वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है. अ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन कैन बी डिफाइंड एज. तो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन का मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ गिवन टू यू. इट इज़ अ रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. बैक और फोर्थ मतलब आगे और पीछे जाना. मूवमेंट मतलब आगे और पीछे कोई भी चीज़ जाती है अबाउट अ फिक्स्ड पोजिशन. इट इज़ कॉल्ड एज द वाइब्रेशन और ऑसिलेशन. स्ट्राइक अ स्पून अगेंस्ट अ बाउल. कोई भी एक बाउल ले लेते हैं स्टील का, उस पर एक स्पून स्ट्राइक करते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड. यू विल ऑल्सो सी रिपल्स. छोटे छोटे वेव्स, आपको अगर पानी से भरा हुआ बाउल है तो उसमें आपको रिपल्स या वेव्स दिखाई देते हैं. कब कहाँ पर बनते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. ऑब्जर्व द वेव स्प्रेड अक्रॉस द सरफेस ऑफ द वाटर. और अगर हम वो वेव्स को अच्छे से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह के वेव्स आपको दिखाई देते हैं. तो द साउंड वाइब्रेशंस ट्रैवल थ्रू एयर और सम अदर मीडियम. यानी मीडियम की ज़रूरत होती ही है जब भी साउंड वाइब्रेशंस होते हैं. तो कोई भी मीडियम हो सकता है. इट मे बी एयर, इट मे बी वाटर, इट मे बी एनी लिक्विड, एनीथिंग. अ वेव इज़ ऑसिलेशन. तो वेव का यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कि वेव का मतलब क्या है. इट इज़ द ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको हम कहते हैं एज वेव. साउंड वेव्स जान लेते हैं. व्हाट इज साउंड वेव? तो आपको यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं एज स्लिंकी. आपने शायद देखा होगा और इससे शायद खेला भी होगा. तो इसकी मदद से हम देखेंगे कि साउंड कैसे ट्रैवल होता है, साउंड वेव्स कैसे होते हैं करके. सो अ डिस्टर्बेंस और वेव इज़ क्रिएटेड विद इन अ टॉय. जब आप दोनों हाथ से एक हाथ में एक पार्ट और दूसरे हाथ में दूसरा पार्ट रख के आप उससे खेलते हो, तब आप ये नोटिस करते हो कि एक डिस्टर्बेंस या वेव आपको इसमें दिखाई देता है. कैसे होगा? द फर्स्ट कॉइल ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स बैक एंड फोर्थ. पहली स्ट्रिंग है ऊपर नीचे ही होगी, वो पूरी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होती है. सो इट मूव्स बैक एंड फोर्थ एंड डिस्प्लेसेस द सेकेंड कॉइल. सेकेंड कॉइल को डिस्प्लेस करेगा. तो सेकेंड कॉइल क्या करेगा? इट डिस्प्लेसेस द थर्ड कॉइल विच डिस्प्लेसेस द सेकेंड कॉइल एंड सो ऑन. धक्का मारता है, एक दूसरे को धक्का मारता है. द वेव ट्रैवल्स थ्रू द स्लिंकी इन दिस मैनर एंड दिस इज हाउ साउंड ट्रैवल्स थ्रू एयर. एयर में भी ऐसे ही साउंड ट्रैवल करता है. एक वाइब्रेशन दूसरे वाइब्रेशन, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करता है और वापस वो अपनी जगह पर आ जाता है. वो पूरा ट्रांसफ़र नहीं होता. एंड इट मेक्स द मॉलिक्यूल्स इन द एयर ऑल्सो इट अराउंड इट टू वाइब्रेट टू. एंड दीज वाइब्रेशंस एंटर अवर ईयर्स एंड वी हियर द साउंड. और यही वाइब्रेशंस होते हैं और आपको सुने. देखो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है.
तो वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल्स में इस तरह से, जब आप इसको पुश करते हो तो क्या होगा, आगे जाएगा, है ना। ये जैसे यहाँ पर आगे जा रहा है और ये तो वापस आ गया, देखो, है ना, ये आगे जाएगा तो ये इतना आगे आ गया और ये पार्ट तो पीछे रहेगा। तो वाइब्रेशंस इस तरह से, देखो आपको हवा में होगा तो साउंड अगर आएगा तो क्या होगा, ये सारे वाइब्रेशंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो आगे मूव होंगे, देखो यहाँ पर आगे मूव हुआ है। बैक और फोर्थ मूवमेंट सिर्फ उनका होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट मेक्स अ साउंड इट मीन्स दैट सम पार्ट ऑफ इट इज़ वाइब्रेटिंग, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है कि साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब कुछ भी वाइब्रेट होता है, राइट। एंड यू कैन नॉट ऑलवेज सी द वाइब्रेशंस, और हमेशा आपको वाइब्रेशंस सुनाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। यू कैन ऑफन फील देम, आप उसको फील कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक साउंड वेव्स के क्या क्या है। सो यू लर्नड दैट साउंड ट्रेवल्स एज वेव्स। द नेचर ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ साउंड। साउंड का नेचर क्या है इस पर डिपेंड करता है कि साउंड कैसा है, कैसा साउंड प्रोड्यूस हुआ। सो सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स आर, तो वेव्स के कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं और फिर उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड वन एंड ऑफ अ स्किपिंग रोप जेंटली। दो लोग हैं, एक साइड स्किपिंग रोप का आप पकड़ोगे, दूसरा साइड आपका फ्रेंड पकड़ेगा। शेक योर एंड ऑफ द रोप, आपने जो एंड पकड़ा है उसको हिलाओ, तो क्या होगा, यू विल सी स्मॉल वेव्स ट्रैवल थ्रू द रोप। वेव से ऐसे स्किपिंग रोप है वो आपको वेव की तरह आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। शेक द रोप हार्डर सो दैट इट मूव्स अप एंड डाउन फर्दर, और थोड़ा शेक करोगे, ज़ोर से थोड़ा शेक करोगे तो वाइब्रेशंस जो होंगे वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। सो नोटिस दैट द वेव आर लार्जर, तो इसी का मतलब है एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन is the maximum distance by which a vibrating object is displaced। कितने डिस्टेंस तक वो वाइब्रेट हुआ है उसको हम कहते हैं एज एम्पलीट्यूड। सो पॉइंट ए represents the mean position and the amplitude of the wave is a vertical distance between B और O। उसका मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एज एम्पलीट्यूड। क्लियर। अब लाउडनेस जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है, द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है कि कितना एम्पलीट्यूड है उसका, कितना एम्पलीट्यूड है। इफ़ द एम्पलीट्यूड इज़ ग्रेटर मोर एनर्जी इज ट्रांसमिटेड। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी तो साउंड प्रोड्यूस विल बी लाउडर। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। किससे मेजर करते हैं लाउड को, जैसे हम अलग अलग हमारे यूनिट्स होते हैं मेजर करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग होते हैं मेजर करने के लिए, वैसे ही लाउडनेस हम मेजर करते हैं इन डेसिबल्स, जिसमें डी आपका छोटा और बी आपका बड़ा होना चाहिए। तो ऑन अ डेसिबल स्केल नॉर्मल कन्वर्जेशन इज़ अबाउट 60 dB। जब आप बात करते हो, नॉर्मल कन्वर्जेशन होता है, धीरे से बात करते हो तो कितने का होता है, 60 डेसिबल्स। व्हेन अ क्लैप और अ थंडर इज़, जब आप क्लैप करते हो या थंडर होता है तो कितने का होता है, 120 डेसिबल्स। और साउंड्स दैट आर लाउडर देन 80 डेसिबल्स, वो आपके कानों को नुकसान करता है। जो आपके 80 डेसिबल्स से ज़्यादा होता है वो आपके कानों को नुकसान करता है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपको विस्पर जो धीरे 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 बोलते हो ना, वो आपका होता है 20 to 30 डेसिबल का। कन्वर्जेशन बातें करते हो तो 60 to 65 डेसिबल्स के होते हैं। वैक्यूम क्लीनर अगर होता है, अगर वो उससे वैक्यूम क्लीन करते हैं हम तो आवाज़ आती है, तो वो कितने का होता है, 70 डेसिबल्स। थंडर क्लैप यानी थंडर जो आपका होता है वो कितने का होता है, 120 डेसिबल्स।
और जेट इंजन वो चलता है, टेक ऑफ होता है तो सबसे ज़्यादा यानी 150 डेसिबल्स का होता है, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा नुकसान कानों को। अब नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड, वो भी एक कैरेक्टर है साउंड वेव का। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या है? पुल अ बॉब ऑफ अ पेंडुलम, इसको हम कहते हैं एज बॉब। बॉब का मतलब होता क्या है? नीचे एक आयरन का होता है जिसको हम सस्पेंड करते हैं एक स्ट्रिंग के साथ, इसको हम कहते हैं एज बॉब। पेंडुलम का घड़ी में आपका होता है, वो सारे हमारे वही एग्जाम्पल्स है उसके। तो हम क्या करेंगे, इसको बांध के रखा हुआ है, पहले हम उसको खींचेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे। खींच के अगर हम छोड़ेंगे और फिर उसको देखेंगे, काउंट द टाइम्स इट टेक्स टू मेक 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस। मतलब क्या, यहाँ पर गया 1 2 3 4 ऐसे 10 टाइम्स वो कितनी बार आता है और कितनी बार जाता है, राइट। एंड डिवाइड द टाइम बाय 10, और बाद में उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसका एवरेज टाइम क्या है। सो द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू मेक 1 कंप्लीट टू एंड फ्रो, गया और वापस आया, तो इसको हम कहते हैं एज टाइम पीरियड। दूसरा कैरेक्टर हमारा साउंड वेव का जिसको हम कहते हैं एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन निकालते हैं। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड वन एंड ऑफ अ स्किपिंग रोप, एक स्किपिंग रोप फिर से रखा, स्टडी मतलब बिना हिलाए। शेक योर एंड स्लोली, आपका एंड धीरे से हिलाओ। देन शेक फास्टर, फिर जोर से हिलाओ। नोटिस दैट द नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू द रोप इंक्रीजेस व्हेन यू शेक इट फास्टर। हाँ, ये तो हमको पता है, जब हम उसको फास्ट शेक करते हैं तब वाइब्रेशंस ज़्यादा हो जाते हैं। सो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मेक्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितनी बार वाइब्रेट हुआ, और उसकी ऐसा यूनिट है हर्ट्ज। एग्जाम्पल, इफ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स 10 टाइम्स इन अ सेकेंड, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, 1 सेकेंड में 10 बार वाइब्रेट हुआ तो हम क्या करेंगे, कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 हर्ट्ज। कंपेयर द नंबर ऑफ साउंड वेव्स इन द फिगर, फिगर में आपको अभी बता रही हूँ। वेव बी हैज़ द हायर फ्रीक्वेंसी देन वेव ए, ज़्यादा बार वो वाइब्रेट हुआ इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। नोटिस दैट अ वेव विथ ए हायर फ्रीक्वेंसी हैज़ अ शॉर्टर टाइम पीरियड, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका टाइम पीरियड कम होगा। और टाइम पीरियड मैंने आपको ये बताया है, 1 वाइब्रेशन टेक्स अ शॉर्टर टाइम टू ट्रैवल, जो ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम लेता है, बहुत थोड़ा टाइम लेता है। एंड दिस इज़ वाई दे आर मोर वाइब्रेशंस इन वेव बी देन इन वेव ए इन द सेम टाइम पीरियड। तो यहाँ पर अगर मैं आपको देखा दूँ तो ये भी ए का है, देखो कितनी बार वाइब्रेट हुआ, 1 2, 1 सेकेंड में 2 बार, सिर्फ 2 बार, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और ये देखो 1 2 3 4 टाइम्स वाइब्रेट हुआ, तो वाइब्रेशंस यहाँ पर ज़्यादा हुए हैं ना, तो बी की क्या होगी? हायर फ्रीक्वेंसी होगी, और ए की क्या होगी? लोअर फ्रीक्वेंसी होगी। पिच जान लेते हैं, पिच का मीनिंग क्या है? पिच इज मेजर्ड ऑफ हाउ हाई और लो। पिच का मतलब क्या है? कितना ज़्यादा या कितना लो। अ पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। पिच किस पर डिपेंड करता है? कि वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। हाई पिच्ड मतलब श्रिल साउंड, ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगे 1 सेकेंड में तो वो साउंड कैसा हो जाएगा? श्रिल हो जाएगा। प्रोड्यूस्ड व्हेन अ ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स विथ अ हाई फ्रीक्वेंसी, वाइल अ लो पिच्ड फ्लैट साउंड, लो पिच होता है तो उसका साउंड कैसा होता है? फ्लैट होता है। लो पिच मतलब कम वाइब्रेशंस। तो द साउंड ऑफ अ विसल, द सायरन ऑफ अ एम्बुलेंस, द साउंड ऑफ अ ग्लास ब्रेकिंग आर हाई पिच साउंड्स। ये सारे एग्जाम्पल्स है हाई पिच के।
द ग्राउल ऑफ डॉग एंड ड्रम बीट्स आर लो पिच्ड साउंड्स। ये लो पिच्ड है। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, क्या करना है? प्लेस अ मेटल स्केल ऑन द वुडन टेबल सच दैट अबाउट 20 सेंटीमीटर ऑफ द स्केल स्टिक आर बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल। तो इस तरह से आपको स्केल रखनी है मेटल की। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड द एंड ऑफ द टेबल ऑन द टेबल टाइट। दूसरे फ्रेंड को बोलेंगे कि इसको टेबल को टाइट से पकड़ के रखे। फिर क्या करेंगे? टैप द फ्री एंड विथ अ फिंगर। फिंगर से देखो इसने जैसे टैप किया वैसे टैप करेंगे। नाउ टैप द फ्री एंड with greater force such that it oscillates with greater amplitude। तो ज़ोर से टैप करेंगे इसको, ज़ोर से हम उसको पुश करेंगे। लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस्ड। साउंड सुनो। रेड्यूस द लेंथ ऑफ द स्केल। स्केल यहाँ पर हमने लंबा रखा है, अब स्केल को थोड़ा आगे से रखेंगे इसको, ताकि बाहर थोड़ा ही दिखाई दे हमको। और फिर बाय अबाउट 2 सेंटीमीटर। Pluck the free end of the scale and listen to the pitch of the sound produced। फिर से ऐसा ही करना है। Repeat the activity until only 4 centimeter of the scale sticks out over the edge of the table। थोड़ा 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 करके स्केल का लेंथ हम कम करते जाएंगे और हर बार हम उसको प्लग करेंगे तो अलग अलग टाइप्स के आपको साउंड सुनाई देते हैं। तो when you carry out the first part of the activity, you will observe that the sound produced when the scale oscillates with greater amplitude is louder। पहली बार जब हमने दूर स्केल रखी हुई थी, बहुत सारा पार्ट टेबल के बाहर था, तब हमको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। जब जब जैसे 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 हम स्केल का साइज़ रिड्यूस करते जाएंगे, वैसे 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 जो आवाज़ है वो कम होती जाएगी। सो व्हेन यू reduce the distance between the table and the end of the scale in the second part of the activity, you will notice that the part of the scale that protrudes beyond the edge of the table vibrates faster। Vibrate होगा। You will also notice that the sound produced is shriller or more high pitched। श्रिल का मतलब हमने पढ़ा है जिसका पिच ज़्यादा होता है। जिसका पिच कब ज़्यादा होता है? जब वाइब्रेशंस 1 सेकेंड में ज़्यादा होती है। द श्रिलनेस ऑफ द साउंड इंक्रीजेस एज यू पुश द स्केल फर्दर इन द टेबल। टेबल में ज़्यादा जैसे जैसे ज़्यादा टेबल के अंदर की साइड हम उसको जाते रहेंगे वैसे वैसे श्रिलनेस उसका बढ़ता जाएगा। एंड द शॉर्टर वेवलेंथ उसकी शॉर्ट हो जाएगी। यू मे have noticed that different instruments in orchestra make different sounds। हाँ, ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पियानो होता है, फ्लूट होता है, ड्रम होता है, सितार होता है, तबला होता है, वीणा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट? सो make different sounds even when they are adjusted to produce sound of the same pitch and loudness। सबका आवाज़ क्यों अलग अलग होता है? For example, the sound made by the piano is different from the sound made by flute। हाँ, दोनों का साउंड अलग ही होता है। And this is because of another character of sound जिसको हम कहते हैं as quality। You will study about this in the higher classes। और एक एक्टिविटी कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि how sound travels in different mediums। अलग अलग मीडियम में साउंड कैसे ट्रैवल करता है। तो हमारा एम क्या है? टू शो दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। मीडियम की तो ज़रूरत होती है। क्या करेंगे हम? एक बड़ा सा ग्लास जार लिया, बेल लिया। बेल होता है ना, घर पर मंदिर में बेल होता है, आपके स्कूल में बेल होता है। कैंडल लिया। क्या करेंगे? टेक अ ग्लास जार, ग्लास का जार लिया, ग्लास की बॉटल ली। अटैच द स्मॉल बेल एट द बॉटम ऑफ द कैप ऑफ द जार। ऊपर का जो कैप होता है वहाँ पर हमने उसको एक बेल को टांग दिया, उसको अटैच कर दिया। बाद में क्या किया हमने? क्लोज द जार विद द कैप, बंद कर दिया। शेक द बॉटल एंड नोट द साउंड मेड बाय द बेल। शेक करेंगे, हाँ तो आवाज़ तो आएगी, है ना। अब क्या होगा? नाउ ओपन द जार,
Place a lighted candle in it and close the jar again. क्या करेंगे? कैंडल लेंगे, कैंडल को लाइट करेंगे, जार के अंदर डालेंगे और फिर से जार को हम बंद करेंगे. वेट फॉर द कैंडल टू एक्सटिंग्विश. बाद में उसको देखना है. जब तक कैंडल एक्सटिंग्विश नहीं होती तब तक हम देखेंगे. फिर क्या करेंगे? शेक द बॉटल. इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द बेल द सेम? तो फिर से हम शेक करेंगे. बेल लगाया हुआ है तो आवाज़ तो आनी चाहिए. तो क्या आवाज़ उतनी ही आएगी? ठीक इस तरह से देखो, बेल लगाया हुआ है, यहाँ पर कैंडल रखी हुई है, कैंडल जली हुई थी, कैंडल बुझ जाएगी. तो क्या ऑब्जर्व होगा? यू विल ऑब्जर्व दैट द साउंड प्रोड्यूस इज सॉफ्टर द सेकेंड टाइम यू शेक द बॉटल. तो सेकेंड टाइम होगा साउंड, वो थोड़ा सॉफ्ट होगा, जो आपको मज़ा आएगा सुनने के लिए. द कैंडल यूजेस अप द ऑक्सीजन इन द जार टू बर्न द पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड द जार. तो ऑक्सीजन होगा, कैंडल है, वो ऑक्सीजन यूज़ कर देगा और जब तक ऑक्सीजन बॉटल में होगा तब तक कैंडल जलती रहेगी. जब ऑक्सीजन फिनिश हो गया, कैंडल अपने आप ही एक्सटिंग्विश हो जाएगी, यानी वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. और वैक्यूम की वजह से द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द बेल इज़ फेंटर, यानी इतने ज़ोर से आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगा. दिस प्रूव्स दैट साउंड नीड्स सम मीडियम टू ट्रैवल, यानी साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है. और वैक्यूम क्रिएट हुआ मीन्स देयर इज़ नो मीडियम, और मीडियम नहीं है तो साउंड आपको अच्छे से सुनाई नहीं देगा. तो साउंड वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स. लेट अस कैरी आउट एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट साउंड ट्रैवल्स थ्रू लिक्विड्स. तो एक एक्टिविटी है, क्या करना है? टैप 2 मेटल स्पून्स अगेंस्ट ईच अदर. 2 मेटल स्पून लेंगे और टैप करेंगे. नोटिस द साउंड प्रोड्यूस्ड. फिर क्या करेंगे? बकेट लेंगे पानी से भरा हुआ. इमर्स योर हैंड्स इन द वाटर एंड टैप द मेटल स्पून्स अगेंस्ट ईच अदर. हाथ अपना अंदर लेकर जाएंगे, हाथ में हमारे स्पून से, मेटल की स्पून से हम उसको टैप करेंगे फिर से पानी के अंदर. क्या वैसा ही आवाज़ आपको सुनाई दिया जो आपको बाहर रखा था और सुनाई दिया था? साउंड ट्रैवल्स बेटर थ्रू मीडियम्स देन अदर्स. मीडियम होगा तो साउंड ट्रैवल होगा, मगर इट ट्रैवल्स फास्टर एंड मोर इफेक्टिवली थ्रू सॉलिड्स देन थ्रू गैसेस. सॉलिड में वो जल्दी से ट्रैवल होगा, लिक्विड में इतनी जल्दी ट्रैवल नहीं होगा, और गैसेस में तो और थोड़ा कम हो जाएगा. और एक एक्टिविटी है, प्लेस अ टिकिंग क्लॉक ऑन द वुडन टेबल. एक क्लॉक रखा है टेबल पर. स्टैंड बिसाइड द टेबल एंड लिसन टू द साउंड इट मेक्स. उसके टेबल के बाजू में खड़ा रहेंगे और आवाज़ सुनेंगे. नाउ प्लेस योर ईयर ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल एंड लिसन टू द क्लॉक टिक. फिर टेबल पर रखेंगे अपना कान और उसको सुनने की कोशिश करेंगे. क्या सुनाई देगा? नोट द लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड इन बोथ द केसेस. दोनों अलग अलग होगा. क्या होगा? यू विल ऑब्जर्व दैट द साउंड ऑफ द क्लॉक ticking is louder when you place your ear on the table. टेबल पर अपना कान रखोगे क्योंकि टेबल सॉलिड है, इसलिए वहाँ पर आपको ज़ोर से सुनाई देगा. मगर आपने हवा में रखा हुआ है तब आपको आवाज़ उतना क्लियर नहीं सुनाई देगा. यू विल हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक इवन मोर क्लियरली दैन द metal table's surface. Metal transmits sounds better than wood and plastic. मेटल से वो जल्दी ट्रैवल करेगा, मेटल्स में ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा. तो जो कुछ भी हमने पढ़ा, all this is there in the sum up, the summary which is given to you over here. And these are the questions for which you are going to write down the answers and in your notebook, and you are going to share it to me. So here I end up my lecture over here. Meet you next time with part 2 of the same. So I end my lecture over here, students. Bye bye.